This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Chemistry Class 9 Sin Textbook Board Jamshoro. Chemistry for Class 9 Sin Textbook Board Jamshoro. Assalamu alaikum. Today we are going to start question answers of chapter number 1 Introduction to Chemistry. So question number 1, write a note on historical development of chemistry with a special mentioning of the contribution of Muslim scientists in the field of chemistry. इस क्वेश्चन में हमें जो स्टार्ट से डेवलपमेंट हुई है केमिस्ट्री में किस तरीके से और कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की और अपना काम सरअंजाम दिया. The Muslim period was from 600 to 1600 AD in the history of chemistry and is known as the period of alchemist. 600 से लेके 1600 AD तक बहुत ज़्यादा अच्छा दौर था केमिस्ट्री का, तो इसलिए इस पीरियड को कहा जाता है अल्केमिस्ट. इन द मिडल एजेस केमिस्ट्री वॉज गिवन अ स्पिरिट ऑफ वर्क. During the first few centuries of Hijra, the Muslim scientists made rich contributions to the various branches of science, especially in the field of chemistry, and introduced scientific methods and experimentations. जो स्टार्टिंग के कुछ सेंचुरीज थी हिजरा की, उस दौरान मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत सारा वर्क किया इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री और अपने आप को मनवाया, और स्पेशली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया साइंटिफिक मेथड्स को और एक्सपेरिमेंटेशंस को. साइंटिफिक मेथड्स मतलब एक पूरा साइंटिफिक मेथड एक पूरा प्रोसीजर है जिसके थ्रू किसी भी चीज़ के लिए लॉ दिया जाता है. तो साइंटिफिक मेथड में हमारे पास सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं. जब कोई भी साइंटिस्ट किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, दैन उसके बाद वो उस चीज़ पर गौर व फिक्र करने के बाद एक की पॉइंट्स लिखता है, हाइपोथेसिस थ्योरी कहते हैं हम उसे. फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद जाकर कहीं लॉ बनता है. एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद जब वो चीज़ प्रूव हो जाती है तो आपके पास लॉ बन जाता है. तो साइंटिफिक मेथड्स को बनाने वाले भी जो केमिस्ट थे वो इन्हीं हिजरा में जो स्टार्ट की फ्यू सेंचुरीज थी हिजरा की, उन्होंने उसी वक्त में बहुत सारा काम किया था. और इसके अलावा एक्सपेरिमेंटेशंस मतलब किस तरीके से कोई भी चीज़ को एक्सपेरिमेंटली तौर पे प्रूव किया जाता है, तो साइंटिस्ट ने ये भी बताया था तरीके. द alchemist developed and used many laboratory equipment such as funnel, beakers, crucibles for melting and fusion, retorts for distillation, balances for weighing, etc. They discovered various acids, alcohol and medicines. अल्केमिस्ट जो थे मतलब जो केमिस्ट्री की फील्ड में वर्क करने वाले लोग थे, उन्होंने बहुत सारे लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स को भी यूज़ किया, जैसे कि फ़नल्स हो गए, बीकर्स हो गए, क्रूसिबल्स हो गए मतलब मेल्टिंग फ्यूजन इन प्रोसेस को बताने के लिए. रिटॉर्ट्स को यूज़ किया. रिटॉर्ट्स भी एक इक्विपमेंट होता है जो लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जाता है और डिस्टिलेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ किया. और बैलेंस मशीन को या बैलेंसिंग को यूज़ किया गया किसी भी चीज़ के वेट के लिए. दे डिस्कवर्ड वेरियस एसिड्स, अल्कोहल एंड मेडिसिन्स. और यही नहीं मतलब आपके पास इन इक्विपमेंट्स के अलावा मेडिसिन्स और बहुत सारे तेज़ाब एसिड्स और इसके अलावा अल्कोहल, ये सब चीज़ें भी इसी दौर में डिस्कवर की गई थी. ये दौर डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री का दौर है और बहुत ज़्यादा बेहतरीन दौर था अल्केमिस्ट के लिए. The contribution of Muslims to the conception, growth and development of chemistry is unforgettable. जो भी लोगों ने और मुस्लिम साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन की हैं, सर्विसेज दी हैं केमिस्ट्री की फील्ड में और इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में, वो कभी भुलाई नहीं जा सकती. इट इज़ एज इमेंस एज इन अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस. ये बिल्कुल इस तरीके से जानी मानी जाती हैं जिस तरीके से दूसरी जो ब्रांचेस हैं साइंस की, उन फील्ड में जो वर्क हुआ है, साइंटिस्ट ने जो भी काम सरअंजाम दिया है, जैसे वो यादगार है, इस तरीके से ये काम भी भुलाया नहीं जा सकता. केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द ग्रेट पार्ट ऑफ साइंस स्टडी इन विच मुस्लिम्स हैव मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड दे डेवलप्ड इट टू अ हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन. केमिस्ट्री भी उन साइंसेस में से एक ऐसी फील्ड है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही और मुस्लिम साइंटिस्ट ने उस पर इतना काम किया और काम करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा हाई डिग्री की परफेक्शन दे दी.
मतलब हर चीज़ बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन कर दी। जाबिर बिन हयान वॉज बॉर्न इन अराउंड 702 और 703 AD। वो पैदा हुए तकरीबन 702 और 703 AD में। ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, और वो कहलाते हैं फादर मॉडर्न केमिस्ट्री के, अलॉन्ग विद ज़िक्रिया राजी हु इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन केमिस्ट्री। एक जाबिर बिन हयान और दूसरे ज़िक्रिया राजी जो कि सबसे ज़्यादा जाने माने साइंटिस्ट हैं इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ही वॉज इंगेज इन मेकिंग गोल्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। सबसे पहली जो कंट्रीब्यूशन थी इनकी वो ये थी कि वो काम करने में मसरूफ़ थे कि वो चाहते थे कि जो गोल्ड है वो बनाया जाए बहुत सारी दूसरी सब्सटेंसेस को मिलाकर, दूसरी चीज़ों को मिलाकर। He worked on the assumptions that metals such as iron, tin and lead have special chemical properties and then can be transformed into gold by mixing certain other chemical substances। और उनके पॉइंट ऑफ व्यू में जो गोल्ड है वो आयरन, टिन, लेड इन सब चीज़ों से भी बन सकता है। अगर हम इन सब चीज़ों में जैसे आयरन है या टिन है या लेड है, इनमें अगर हम और भी दूसरी सब्सटेंसेस को ऐड करें तो हमारे पास गोल्ड बन सकता है। He introduced experimental investigations on the importance of chemistry and hence he made great achievements। जाबिर बिन हयान ने बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें एक्सप्लेन की, मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन चीज़ों को प्रूव किया जिसकी वजह से केमिस्ट्री को बहुत सारी इम्पोर्टेंस मिली और बहुत ज़्यादा अच्छी कामयाबी भी मिली। यूरोपियन साइंटिस्ट क्रेडिट him with the discovery of several chemical compounds such as sulfuric and nitric acids। जो यूरोपियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया था जाबिर बिन हयान को सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के बाद, क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी की थी सल्फ्यूरिक एसिड की और नाइट्रिक एसिड की। He described the operations of sublimation, distillation, filtration, crystallization and coagulation। और जाबिर बिन हयान ने जो ऑपरेशंस हैं जैसे कि सब्लिमेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया था। द बुक रिटन बाय जाबिर बिन हयान इज़ कंसीडर्ड एज द बाइबल ऑफ केमिस्ट्री। और जो बुक जाबिर बिन हयान ने लिखी थी उसे लोग बाइबल ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ही इज़ क्रेडिट फॉर द राइटिंग ऑफ 100 डिफरेंट केमिकल वर्क्स। उन्होंने अपनी बुक में तकरीबन 100 से ऊपर डिफरेंट केमिकल वर्क्स लिखे, मतलब जो केमिकल के थ्रू जो जो काम परफॉर्म हो सकते हैं वो सब लिखे, जैसे कि डिस्टिलेशन हो गई और इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन हो गई और फॉर्मेशन ऑफ गोल्ड हो गया डिफरेंट सब्सटेंसेस से। तो उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले जाबिर बिन हयान थे। उन्होंने अपनी बुक में इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया था। अल-बैरूनी 973 to 1048 AD contributed a lot in physics, metaphysics, mathematics, geography and history। उनका जो ज़्यादातर काम था वो फ़िज़िक्स में था, मेटाफिज़िक्स में था, मैथमेटिक्स में था, जोग्राफ़ी में था और हिस्ट्री में था। इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री ही डिटरमाइंड द डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। और अगर बात करें हम केमिस्ट्री की तो उनका एक माइनर सा काम था, उन्होंने डेंसिटीज़ के बारे में बताया था बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और उनकी डेंसिटीज़ का जो इंट्रोडक्शन है वो अल-बैरूनी ने दिया था। इब्न सीना 980 to 1037 AD was famous for his contribution in the field of medicines, medicinal chemistry, philosophy, mathematics and astronomy। इब्न सीना का जो काम था वो मेडिसिन्स की फील्ड में था ज़्यादातर, और मेडिसिनल केमिस्ट्री इस सेंस में आप कह सकते हो कि जो मेडिसिन्स वगैरह डिफरेंट केमिकल से बनती हैं हमारे पास, तो इस सेंस में कहा गया मेडिसिनल केमिस्ट्री। और फ़िलासफ़ी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इनका ज़्यादातर काम इन फील्ड्स में था। These Muslim alchemists were interested more in finding a way to prolong life and to convert baser metals like lead, copper into gold। जो ये मुस्लिम अल्केमिस्ट थे उनका ज़्यादातर फोकस था इस चीज़ पे कि लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए या प्रोलॉन्ग बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तवील बनाया जाए। और इसके साथ साथ जो गोल्ड है आजकल सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव चीज़ है वो गोल्ड है मेटल्स में, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश थी कि गोल्ड को बनाया जाए डिफरेंट
जो कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट आपके पास मेटल्स हैं, उनको और दूसरे सब्सटेंसेस के साथ ऐड करके गोल्ड को बनाया जाए. Although their efforts were futile, but their research led to the discoveries of many substances and laid the foundation of chemistry. उनकी जो कोशिशें थीं वो भले सक्सेसफुल ना हो सकी, लेकिन उनकी इन कोशिशों में बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी हो गई. मतलब बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे मेटल्स जो बिल्कुल अननोन थे, उन सब की डिस्कवरी इन्हीं चीज़ों से और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हो गई. By the late 16th century, a lot of chemical laboratories sprang up, and the important reagents like sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid, silver nitrate, etc. were discovered. और इसके साथ साथ बहुत सारी केमिकल लेबॉर्ट्रीज़, और आजकल तो बहुत सारी केमिकल लेबॉर्ट्रीज़ हमारे पास प्रेजेंट हैं, जो कि हर जगह पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पास सिंपली हर लेबॉर्ट्री में प्रेजेंट होती हैं ये चीज़ें. Chemists of that period, however, devoted their energies mainly to the production of drugs for the use of medicines. और बिल्कुल जब स्टार्ट का दौर था, जब डेवलपमेंट कंटिन्यू थी और स्टार्ट हुई थी, तो उस दौर में ज़्यादातर लोगों का फोकस होता था, ज़्यादातर जो केमिस्ट थे उनका फोकस होता था कि ड्रग्स की तरफ. मतलब जो डिफरेंट केमिकल से मिलकर आपके पास ड्रग्स बनते हैं बहुत सारी बीमारियों के लिए. ड्रग्स इस सेंस में कि अगर किसी भी चीज़ या कोई भी डिज़ीज़ डायग्नोज होता है, उसके बाद उसके लिए या तो वैक्सीन होती है या फिर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं. तो इस सेंस में बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि लाइफ को, उनका जो मकसद था वो लाइफ को प्रोलॉन्ग करना था, तो उनका ज़्यादातर फोकस जो था वो इसी तरफ था, मतलब मेडिसिनल ड्रग्स वगैरह की तरफ था. डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू वो डिफरेंट ड्रग्स की प्रोडक्शन करते थे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. डिफाइन केमिस्ट्री एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस. केमिस्ट्री क्या है और इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है इसकी. आंसर. Chemistry is the study of matter, defined as anything that has mass and takes up space, and the changes that matter can undergo when it is subject to different environments and conditions. अब सबसे पहली चीज़ जो केमिस्ट्री है वो रिलेटेड है मैटर से. और मैटर क्या चीज़ है, मैटर किस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं. कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास वज़न हो, जो मास रखती हो और इसके साथ साथ वो एक स्पेस भी लेती हो, मतलब that occupies space and has mass. तो बेसिकली वो होता है हमारे पास मैटर. और मैटर की जो स्टडी है वो हम केमिस्ट्री में करते हैं. जस्ट मैटर की नहीं, बल्कि इसमें जितने भी चेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे मैटर की हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं. सबसे पहली सॉलिड, सेकंड लिक्विड, नंबर 3 गैस. मतलब ये मेन जो स्टेट्स हैं वो ये 3 हैं, और इनमें जो जो चेंजेस आ रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, वो सब चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं केमिस्ट्री में. केमिस्ट्री सीक्स टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर लाइक द मास और कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल एलिमेंट, बट ऑल्सो हाउ एंड वाई मैटर अंडरगोज सर्टेन चेंजेस. केमिस्ट्री में हम सिर्फ एक चीज़ नहीं समझ रहे होते कि एक कोई भी चीज़ है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी क्या क्या खुसूसियात हैं, ये सब चीज़ें नहीं, या फिर वो किस चीज़ से बनी हुई है. तो हम चीज़ों की जो मैटर है उनकी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करते, सिर्फ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग उसकी जो कंपोजिशन है और इसके अलावा अगर उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो चेंजेस क्यों आ रहे हैं, अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं तो कौन सी ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जो मैटर की स्टेट को चेंज कर रही हैं. तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में. और बेसिकली केमिस्ट्री वही साइंस है जो इन सब चीज़ों से डील कर रही होती है. मतलब बेसिकली हमने वर्ड दे दिया एक एप्रोप्रिएट जो कि है मैटर. तो मैटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे होते हैं. नाउ इम्पॉर्टेंस. केमिकल एलिमेंट्स कैन बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स. कोई भी केमिकल एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद वो कंपाउंड बना लेते हैं. मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास
रिजल्ट क्या निकलता है, वो कंपाउंड होता है. विच आर सब्सटेंसेज मेड अप ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ मेड अप ऑफ वन कार्बन एटम कनेक्टेड टू टू ऑक्सीजन एटम्स और मल्टीपल एटम्स ऑफ सिंगल एलिमेंट. अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहली जो एग्जांपल है कंपाउंड की वो गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कि मैंने पहले बताया कि केमिकल एलिमेंट्स वो होते हैं जब आपके पास जब केमिकल एलिमेंट्स बहुत सारे मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड. तो एक आपके पास एग्जांपल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बना हुआ है एक कार्बन के एटम से और दो ऑक्सीजन के एटम से और मल्टीपल एटम्स ऑफ सिंगल एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन गैस. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस की. तो इसी तरह मतलब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कोई भी एक सेपरेट कंपाउंड बना रहे होते हैं. तो आपके पास यहाँ ऑक्सीजन गैस है तो वो है विच इज़ मेड अप ऑफ टू ऑक्सीजन एटम्स कनेक्टेड टुगेदर. ऑक्सीजन गैस बेसिकली बनी हुई होती है दो ऑक्सीजन के एटम्स से. These chemical compounds can then bond with other compounds or elements to form countless other substances and materials. और यही chemical compounds जब दूसरी चीज़ों से मिलते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, हमारे यूज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. तो एक इम्पॉर्टेंस है ये कि अगर इस तरीके से एलिमेंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इनडायरेक्टली तौर पे इम्पॉर्टेंट है कि प्लांट्स के यूज़ में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू होता है. तो ये इनडायरेक्टली तौर पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि जितने भी अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे लिए नेसेसरी है, मतलब हमारे सर्वाइवल के लिए वो ज़रूरी है, उसके बगैर तो सर्वाइवल ऑफ लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. तो आपके पास ऑक्सीजन क्या है, वो भी आपके पास एक कंपाउंड है और वो आपके लिए यूज़फुल है. यूज़फुल इस सेंस में कि उसके बगैर आपका सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है. तो ये आपके पास सबसे पहली इसकी इम्पोर्टेंस. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कंपाउंड बना रहे होते हैं, बहुत सारे. ये तो आपके पास जस्ट दो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. तो ये आपके पास हो गई पहली इंपॉर्टेंस इसकी. The study of chemistry provided the world with chemical fertilizers such as urea, calcium, superphosphate, sodium nitrate and ammonium sulfate. अब ये आपके पास जो स्टडी केमिस्ट्री की है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, ग्रेट इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया के लिए जो बेहतरीन है, और वो है आपके पास फर्टिलाइज़र्स, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं जैसे कि यूरिया है, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है. ये सब आपके पास बहुत ज़्यादा इसेंशियल फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं. These chemicals have helped greatly in increasing the yield of fruits, vegetables and other crops. और ये केमिकल्स ऐसे हैं जिनके थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रूट्स हमें मिल जाते हैं, वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती हैं, और दूसरे बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो हमें मिल जाते हैं. Thus we can cater to the ever growing demand for food. It has helped to protect the crops from insects and harmful bacteria by the use of certain effective insecticides, fungicides and pesticides. और उसके साथ साथ जो फील्ड्स में आपके पास अक्सर ऐसा होता है कि इंसेक्ट्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और वो पूरी फसलें तबाह कर देते हैं, तो इसके लिए भी उन्होंने बेहतरीन काम किया है केमिस्ट्री ने, इस सेंस में कि कुछ ऐसे केमिकल्स की प्रोडक्शन की जिसके थ्रू जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, जितने पेस्टिसाइड्स हैं वो ख़त्म हो जाएं फसलों से, और जो किसानों को नुकसान होता है वो बच जाए. और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी डिस्कवर किए जिसके थ्रू जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें और जो ग्रोथ है आपके पास क्रॉप्स की डिफरेंट वो बेहतरीन हो सके क्वालिटी वाइज. Chemistry also led to the discovery of preservatives. These chemicals have greatly helped to preserve food products for a long period. It has given methods to taste the presence of adulterants. This ensures the supply of pure foodstuff. दूसरा एक ग्रेट इम्पॉर्टेंस ये है कि केमिस्ट्री की वजह से हमारे पास केमिकल बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी वजह से हम फूड को एक लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं. मतलब जितनी भी प्रोडक्शन होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि फ़ूड की सप्लाई आउट ऑफ कंट्री में भी हो रही होती है, तो उससे तो फूड ख़राब भी हो सकता है कि अगर हम उसको स्टोर करें उसके बाद हम उसको कहीं भेजें बाहर आउट ऑफ कंट्री,
तो इससे फूड जो है वो ख़राब हो सकता है। लेकिन जो केमिकल्स हैं उसकी मदद से, मतलब जो फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं उनकी मदद से जितने भी फूड्स वगैरह हैं वो क्वालिटी वाइज बेहतर रहते हैं। केमिस्ट्री प्रोवाइडेड मैनकाइंड विद अ लार्ज नंबर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। केमिस्ट्री की वजह से बहुत सारी ऐसे हमें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एंटीबायोटिक्स हमें बहुत सारी ऐसी मिली हैं, क्योंकि केमिस्ट का जो काम है वो ज़्यादातर लाइफ को प्रोलॉन्ग करना है, उनका जो मकसद था। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी ऐसी ड्रग्स मिली जो बहुत सारी ऐसी बीमारियों से बचा सकती हैं इंसान को, जो जानलेवा बीमारियां होती हैं। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स हमें मिले। वी कुड फाइंड अ क्योर फॉर डाइजेंट्री नमूनिया ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ सल्फर ड्रग्स एंड पेंसिलिन। अब आपके पास यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं, एक है डाइजेंट्री और दूसरा नमूनिया। ये दोनों आपके पास डिजीज़ हैं और बहुत ख़तरनाक हैं, मतलब इससे इंसान की डेथ कॉज हो सकती है, इतने ज़्यादा ख़तरनाक। तो डिस्कवरी जब हुई सल्फ़र ड्रग्स की तो पॉसिबल हुआ कि इससे इंसान की ज़िंदगी एटलीस्ट बचाई जा सके। बिसाइड्स दिस लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक किस्प्लेटिन एंड टेक्सल आर इफ़ेक्टिव फॉर कैंसर थेरेपी। और इसके अलावा कैंसर थेरेपी के लिए आपके पास दो और ड्रग्स का बताया, डिस्कवर किए। एंड AZT इज़ यूज फॉर एड्स विक्टिम। और एड्स के लोगों के लिए ऐसी मतलब एड्स तो ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा है, लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी फिर भी थोड़ी बहुत एक्सटेंड कर सकता है अगर वो ये ड्रग्स ले। सम ऑफ द कॉमन ड्रग्स दैट केमिस्ट्री हैज़ बेस्ड अस विद इंक्लूड। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कॉमन ड्रग्स हैं जो हमें केमिस्ट्री की मदद से मिली। सबसे पहली एनाल्जेसिस टू रिड्यूस पेन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये आपके पास केमिस्ट्री की मदद से हमें मिली। बहुत सारे जो पेन होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। नंबर सेकंड एंटीबायोटिक्स टू कर्ब इन्फेक्शन एंड क्योर डिजीज़। एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट या डिजीज़ के अगेंस्ट। ट्रांसक्यूलर्स टू रिड्यूस टेंशन एंड ब्रिंग अबाउट काम एंड पीस टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिजीज़, मतलब जो दिमागी पेशेंट होते हैं उनके लिए। एंटीसेप्टिक्स टू स्टॉप इन्फेक्शन ऑफ द वाउंड, मतलब जब ज़ख़म हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो उस चीज़ को रोकने के लिए एंटीसेप्टिक्स को यूज़ किया गया। तो ये सब इम्पॉर्टेंस थी केमिस्ट्री की डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे कि ड्रग्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, और हमारे लिए जो सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है ऐसे कंपाउंड्स हो गए। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इम्पॉर्टेंस में केमिस्ट्री की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इम्पॉर्टेंट रोल केमिस्ट्री प्लेज इन अ सोसाइटी। केमिस्ट्री हमारे माशरे में कैसे अपना रोल प्ले कर रही है। आंसर, केमिस्ट्री प्लेज अ ह्यूज एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी विद रिलेशन टू शेल्टर एंड क्लॉथिंग। हमारे पास शेल्टर और क्लॉथिंग जो कि सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है। आजकल लोग क्लॉथिंग डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट स्टफ़ को पसंद करते हैं, तो ये सोसाइटी के हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंस है केमिस्ट्री की। फॉर एग्जांपल, केमिस्ट कम अप विद न्यू पेंट्स एंड epoxy sprays that protect shelters from the wear and tear inflicted by rain, wind, sun and pollution. बहुत सारे ऐसे पेंट्स, मतलब बहुत सारे केमिकल्स को मिलाने के बाद कुछ इस तरह के पेंट्स जो कि यूज़ होते हैं ताकि जो हमारी वॉल्स हैं या कोई भी चीज़ है वो ख़राब ना हो सके किसी भी वजह से, बारिश की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से या आलूदगी की वजह से। These space age coatings and paints are designed to make properties look better, perform better and last longer. और ये किस लिए? ताकि आपकी कोई भी चीज़ है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब ज़्यादा चले। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पेंट्स हो, कुछ भी हो, इंसान चाहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा चले। तो ये सब डिफरेंट केमिकल की वजह से पॉसिबल हुआ जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। Thermochemical compounds may protect rooftops and also help structure stay at high or right temperature. These chemical compounds have been proven to reduce energy cost and to create a more comfortable shelter for use as private residence, business headquarters or any other purpose. बहुत सारी ऐसी वॉल्स वगैरह होती हैं, यहाँ पर थर्मोकेमिकल की एग्जांपल दी है
जो कि थर्मोकेमिकल कंपाउंड से मिलकर बनती है, और जो एनर्जी वगैरह है उसका लॉस भी कम होता है उससे। और इसके साथ साथ आपके पास जो बिज़नेस है, हेडक्वार्टर्स और दूसरे मकसद के लिए या फिर अपनी प्राइवेट रेजिडेंस के लिए एक कंफर्टेबल शेल्टर जब चाहिए होता है तो थर्मोकेमिकल्स को यूज़ किया जाता है, थर्मोकेमिकल कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है। Chemical engineers who create fabrics that offer special stain resistant properties are also designing technologically advanced fabrics that come out of dryer without wrinkles or creases. इसके साथ साथ जो केमिकल इंजीनियर्स हैं उन्होंने कुछ इस तरह के फैब्रिक्स मतलब कपड़े कुछ इस तरह के स्पेशल बनाए डिफरेंट कंपाउंड से कि वो स्टेन रेजिस्टेंट मतलब जो दाग धब्बे वगैरह होते हैं उनसे जो है वो थोड़ा मुकाबला कर सकते हैं। उसके अलावा अगर उन्हें हम किसी भी वॉश करें या ड्रायर में डालें तो उससे ये होता है कि वो जो फैब्रिक होता है वो बिल्कुल प्रॉपर रहता है, उस पर कोई क्रीज वगैरह या कोई भी ड्रिंकल्स नहीं आते। तो ये सब भी केमिस्ट्री की वजह से ही पॉसिबल है। The new fabrics are reducing the amount of time it takes to care for clothes. They are also helping the environment by making it easier for people to avoid dry cleaning and other energy wasting cleaning methods. और इस तरह की चीज़ों से इंसान को ही फ़ायदा है क्योंकि जो टाइम वेस्ट वगैरह है ड्राई क्लीनर्स वगैरह, तो इन सब से इंसान बच गया है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं फैब्रिक्स। It certainly exceeds electricity. Start with cooking all the artificial fibers you wear and the dyes in all your clothing, the glues that hold things together and the fuels that move you and the products by you buy. तो आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से लेकर फ्यूल वगैरह जो आपकी व्हीकल्स में होता है वो सब चीज़ें केमिस्ट्री से रिलेटेड है। मतलब केमिस्ट्री आपके पास हर जगह इन्वॉल्व है। अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक ग्रेट रोल प्ले कर रही है केमिस्ट्री, क्योंकि देखा कि अगर हम देखें कि फैब्रिक्स वगैरह है, फैब्रिक्स हमारे पास डेली लाइफ का यूजेज है। उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें जैसे फ्यूल्स वगैरह व्हीकल्स हैं तो इनका जो फ्यूल है ये भी हमारा डेली यूजेज है। तो सोसाइटी में एक बेहतरीन वर्क परफॉर्म कर रही है केमिस्ट्री, मतलब टोटली इन्वॉल्व है। So this is all about question number 3. Question number 4. Name different branches of chemistry and define them. अब यहाँ पर हमें जो different branches हैं chemistry की उन्हें discuss करना है। So answer branches of chemistry. Number 1. Physical chemistry. It is the branch of chemistry that deals with the law and principle governing the combination of atom and molecule in chemical reaction. फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जैसे कि एटम है, मॉलिक्यूल है और किस तरीके से वो चेंज हो रहे हैं, उनकी इंटरकन्वर्जन, वो सब चीज़ें, उसके सारे प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। मतलब फ़िज़िकली तौर पर जो उसकी अपीयरेंस है, उसके अलावा मॉलिकुलर लेवल पर उसका जो स्ट्रक्चर है वो। सेकेंड ब्रांच इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ एन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिसमें हम केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड हर चीज़ को स्टडी करते हैं और हर चीज़ की प्रॉपर्टी को, लेकिन जस्ट कार्बन के अलावा। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन को डिस्कस नहीं करते। और इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स जनरली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ फ्रॉम मिनरल्स। और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को जो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे होते हैं, जैसे कि मिनरल्स हैं, तो ये इसकी एग्जांपल है। और दूसरी चीज़ इसमें कार्बन नहीं होता, मतलब कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नंबर 3, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. The branch of chemistry in which we study the compounds of carbon is called organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जितने भी कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स हैं और कार्बन है उनकी प्रॉपर्टीज़ को और उनके जितने भी केमिकल रिएक्शंस को होते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। Number 4, analytical chemistry. It is the branch of chemistry that deals with the study of methods and techniques involved to determine the kind, quality, quantity of various components in a given substance.
एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं जो मेथड हैं, टेक्निक्स हैं, किसी भी चीज़ की क्वालिटी या क्वांटिटी को जो एक कंपोनेंट में बहुत सारी आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी को या क्वालिटी को डिस्कस करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। नंबर 5, बायोकेमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। वो केमिकल कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, मतलब लिविंग थिंग्स में जो प्रेजेंट हैं, उन्हें हम जिस फील्ड में डिस्कस करते हैं उन्हें कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। नंबर 6, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल नॉलेज इन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री एंड द प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सारी एप्लीकेशन, प्रोसीजर्स जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों की प्रिपरेशन के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए, तो वो सब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। नंबर 7, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स accompanied बाय द एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशंस। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे होते हैं न्यूक्लियर जो एक एटम है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसके बिल्कुल मिडिल में एक सर्कुलर बॉडी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस। तो हर एटम में वो आपके पास सेंटर में प्रेजेंट होता है और वहाँ से बहुत सारी इनविजिबल रेडिएशंस एमिट आउट हो रही होती हैं। तो उन सब चीज़ों को अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो हम करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। मतलब इन रेडिएशंस के थ्रू जितने भी काम हो रहे हैं या वो जहाँ जहाँ यूज़फुल हैं, वो सब चीज़ें हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। नंबर 8, environmental chemistry. It is the branch of chemistry that deals with the study of interaction of chemical materials and their effect on the environment of animals and plants. Environmental chemistry related है जितने भी chemical materials वगैरह हैं वो किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं environment पे, animals के या plants के, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितने भी केमिकल्स हैं, चाहे वो हेल्प कर रहे हैं सर्वाइवल में या फिर वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है जो यूज़फुल हैं ये चीज़ें, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पॉइजनस गैसेस हैं, केमिकल्स हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। नंबर 9 एंड द लास्ट वन, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स especially with the study of polymerization and the products obtained through the process of polymerization such as plastic, synthetic fiber, paper, etc. अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि पॉलीमराइजेशन को डिस्कस किया जाए कि पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है क्या। बेसिकली जब बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। मतलब बहुत सारे स्मॉल यूनिट से जब हमारे पास एक बड़ा प्रोडक्ट हमें मिलता है तो वो होता है पॉलीमर, और ये प्रोसेस जो होता है ये होता है पॉलीमराइजेशन। मतलब मोनोमर से जब कोई चीज़ कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास पॉलीमर में, तो ये प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन का, और इस प्रोसेस से हमें मिल रहा होता है प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स और पेपर। ऐसी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं इस प्रोसेस से, और इन प्रोसेस को, इस तरह के और इससे रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. What do you mean by scientific approach in chemistry? How will you differentiate between hypothesis and theory? सबसे पहले बताना है कि साइंटिफिक अप्रोच का क्या मतलब है केमिस्ट्री में, और डिफरेंस बताना है हाइपोथेसिस और थ्योरी का। दिस अप्रोच इज़ कॉमन टू अदर साइंस एज वेल एंड इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द साइंटिफिक मेथड। ये जो साइंटिफिक अप्रोच है ये जितनी भी और फील्ड्स हैं साइंस की, सब में आपके पास सेम ही है। मतलब जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड, और साइंटिफिक मेथड हमारे पास हर साइंस में सेम होता है। द साइंटिफिक मेथड वॉज यूज्ड इवन इन एंशिएंट टाइम्स बट इट वॉज फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड बाय इंग्लैंड सर फ्रांसिस बेकन। साइंटिफिक मेथड बहुत पहले से यूज़ होता हुआ आ रहा है, लेकिन सबसे पहले जो इसे यूज़ किया था वो इंग्लैंड के सर फ्रांसिस बेकन ने यूज़ किया था 1561 to 1626, who set up inductive methods for scientific inquiry. The scientific method can be applied to almost all fields of study as logical, rational, problem-solving methods.
अब हमारे पास जो साइंटिफिक मेथड है वो अप्लाई होता है हर जगह पर, सब फील्ड्स में स्टडी की, चाहे वो लॉजिकल हो, रैशनल हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हों, हर जगह पर साइंटिफिक मेथड यूज़फुल है हमारे पास। द साइंटिफिक प्रोसेस टिपिकली स्टार्ट्स विद एन ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले साइंटिफिक जो प्रोसेस है और साइंटिफिक मेथड है वो स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशन से। मतलब जब भी इंसान कोई चीज़ देखता है, एक कॉमन इंसान की बात अगर हम ले लें, एग्जांपल लें, तो सबसे पहले वो उस पर ऑब्जर्वेशन करता है कि बेसिकली अगर कोई चीज़ है तो वो है क्या। दैट लीड्स टू अ क्वेश्चन, और जिसके बाद क्वेश्चन अराइजेज होते हैं बहुत सारे कि अगर ऐसी है तो क्यों है, मतलब उसकी अगर प्रॉपर्टीज़ हैं तो ऐसा है क्यों, पॉसिबल क्यों है और कैसे है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं ऑब्जर्वेशन के बाद। लेट्स थिंक अबाउट अ सिंपल प्रॉब्लम दैट स्टार्ट्स विद एन ऑब्जर्वेशन एंड अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब अगर हम देखें सबसे ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम को, तो हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन से, उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे साइंटिफिक मेथड को, फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे जस्ट एक कॉमन सी चीज़ गिवन है, जैसे अ टीनेजर नोटिस दैट हिज फ्रेंड इज़ रियली टॉल एंड वंडर्स वाई, सो हिज क्वेश्चन माइट बी वाई इज़ माई फ्रेंड सो टॉल। तो मतलब एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है ऑब्जर्वेशन के बाद तो ये है, तो उसके बाद हम आगे क्या प्रोसीजर होगा, इसका साइंटिफिक मेथड आगे क्या हो सकता है। अब यहाँ पर एक चार्ट प्रेजेंट है जो शो कर रहा है कि आपके पास साइंटिफिक मेथड जो है उसका प्रोसीजर है क्या। बेसिकली सबसे पहले मेक एन ऑब्जर्वेशन, कोई भी चीज़ लें तो उसके बारे में ऑब्ज़र्व करें और मतलब गौर व फिक्र करें। देन आस्क अ क्वेश्चन, उसके बाद आप अपने माइंड से ही क्वेश्चन आंसर्स करें। उसके बाद फॉर्म अ हाइपोथेसिस दैट आंसर द क्वेश्चन। उसके बाद आप एक हाइपोथेसिस वाला प्रोसेस परफॉर्म करें, मतलब ख़ुद से ही उन सवालात के जो आपके माइंड में सवाल आ रहे हैं उन सवालात के जवाबात दें। देन फॉर्म अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस। उसके बाद आप प्रेडिक्शन दें, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है तो वो प्रेडिक्शन बेस्ड है, मतलब आप ऐसा सोचते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, तो आपने ये प्रेडिक्शन के तौर पे एक हाइपोथेसिस बनाई। देन डू एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेडिक्शन। उसके बाद आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें ताकि आप प्रूव कर सकें कि जो बात आपने कही है वो बिल्कुल वैलिड है और एक्सपेरिमेंट के तौर पे प्रूव्ड है। देन एनालाइज द रिज़ल्ट। उसके बाद आप एनालाइज करें रिज़ल्ट को, मतलब दो हिस्सों में, एक या तो हाइपोथेसिस करेक्ट होगी या फिर हाइपोथेसिस इनकरेक्ट होगी। मतलब आप जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो कुछ रिज़ल्ट्स उसमें से ठीक भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे, या फिर हो सकता है ओवरऑल आपका रिज़ल्ट गलत हो सकता है ओवरऑल आपका ठीक हो। तो जो फाइनल प्रोसेस होगा वो ये होगा कि आप रिज़ल्ट बनाओ। अगर बिल्कुल परफेक्टली आपने अपनी बात को वैलिड कर दिया है और एक्सपेरिमेंटली तौर पर प्रूफ कर दिया है, तो उसके बाद आप फाइनल रिज़ल्ट बनाओ, रिपोर्ट बनाओ। और अगर ऐसा नहीं है, अगर हाइपोथेसिस आपकी इनकरेक्ट है, तो फिर दोबारा से आप ट्राई करो, मतलब दोबारा से आप प्रोसीजर स्टार्ट करो। थर्ड नंबर जो है वहाँ से, मतलब आप दोबारा से खुद से हाइपोथेसिस बनाओ, खुद से क्वेश्चन आंसर्स करो और दोबारा से ये प्रोसीजर फॉलो करो। मतलब ये होता है साइंटिफिक मेथड। जब भी एक साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा ईयर्स लग जाते हैं किसी भी चीज़ की डिस्कवरी के लिए, द साइंटिफिक मेथड इज़ कंसिस्ट ऑफ सीरीज़ ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। साइंटिफिक मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से एक सीरीज़ बनी हुई है, स्टेप्स बने हुए हैं और हर स्टेप को आपको फॉलो करना होता है। साइंटिफिक मेथड में कोई भी स्टेप स्किप कर दोगे तो वो प्रॉपर तरीके से लॉ नहीं बन पाएगा और प्रॉपर रिजल्ट्स भी नहीं मिल पाएंगे। इफ़ अ हाइपोथेसिस इज़ नॉट सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल डेटा, अ न्यू हाइपोथेसिस कैन बी प्रपोज्ड। और अगर ऐसा हो कि आपकी हाइपोथेसिस इनकरेक्ट हो जाए तो दोबारा से आपने एक नई हाइपोथेसिस बनानी है जो कि आपके एक्सपेरिमेंट को, आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा को सपोर्ट कर सके। नाउ द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। हाइपोथेसिस और थ्योरी के दरमियान क्या डिफरेंस है? इन साइंटिफिक रीजनिंग, अ हाइपोथेसिस इज़ एन अजम्पशन मेड बिफोर एनी रिसर्च हैज़ बीन कंप्लीटेड फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग। साइंटिफिक मेथड में और साइंटिफिक रीजनिंग में हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि जो आप चीज़ प्रिपेयर करो उसको टेस्ट करने से पहले, मतलब टेस्ट करने से पहले आप इमेजिनेशन में या फिर अपनी प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर किसी चीज़ को मेंशन कर रहे हो कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो वो आपके पास होता है हाइपोथेसिस।
And a theory, on the other hand, is a principle set to explain phenomena already supported by data. और जो थ्योरी होती है वो होती है जो बिल्कुल प्रूफ्ड हो, जो आपके पास एविडेंस हो, उसको सपोर्ट करें, आपके पास ऐसा डेटा प्रेजेंट हो ऑलरेडी. Theories will pull together experimental results to provide full explanations such as, जो theories होती हैं वो अपने एक्सपेरिमेंटल तौर पे भी बिल्कुल सपोर्ट उन्हें मिली हुई होती है और बहुत ज़्यादा अथेंटिक होती है वो बात. जैसे कि आपके पास है द बिग बैंग थ्योरी, और outside of the scientific reasoning, theory and hypothesis are often used interchangeably, and theory can unfortunately be interpreted to mean less sound or lightly speculated. हाइपोथेसिस जो है वो साइंटिफिक मेथड में उसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं. मतलब अगर हमारी कोई प्रेडिक्शन गलत है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं. मतलब वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हमारे पास प्रेजेंट होती है. और अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम उसमें कोई बड़े चेंजेस ला सकें. मतलब अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो उसे अथेंटिक होना ज़रूरी है अगर हम उसे थ्योरी में डिस्कस कर रहे हैं. हाइपोथेसिस और थ्योरी में सबसे मेजर डिफरेंस यही होता है कि हाइपोथेसिस जो है वो पहले टेस्टिंग से पहले लिखी जाती है तो उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, और थ्योरी बिल्कुल अथेंटिक होती है, उसमें चेंजेस वगैरह इतने ज़्यादा पॉसिबल नहीं होते क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के बाद ही आपको फाइनल होके मिलती है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ साइंटिफिक लॉ. साइंटिफिक लॉ क्या है. साइंटिफिक लॉ और लॉज ऑफ साइंस आर स्टेटमेंट बेस्ड ऑन repeated experiment or observation that describe or predict a range of natural phenomena. The term law has diverse usage in many cases across all the fields of natural sciences. Scientific law हमारे पास वो चीज़ होती है जो बिल्कुल बात प्रूव्ड हो या अथेंटिक हो और जो सपोर्टेड हो डिफरेंट एविडेंस से और डिफरेंट लॉज से, और जिसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हों, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जब फाइनल रिज़ल्ट दिया जाए तो वो हमारे पास लॉ बन जाता है. तो ये कहलाता है हमारे पास साइंटिफिक लॉ. और हर फील्ड में साइंस की साइंटिफिक लॉ का डिफरेंट मतलब होता है, लेकिन जो बेसिकली बात है वो यही है कि इसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, तब जाकर हमारे पास एक लॉ बनता है और हम उसे कहते हैं साइंटिफिक लॉ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1, Introduction to Chemistry. Thank you so much.